कोरोना जांच बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की मांग। चमोली में मछली पालन की उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। देहरादून में 24 घंटे के अंदर दूसरे मरीज की मौत। अब तक 13 संक्रमित मरीजों की जा चुकी है जान। देवभूमि में बदलेगा फिर से मौसम। अभी हफ्ते भर जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। मैदान में तेज हवाएं चलने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार गैरसैंण को राजधानी का दर्जा मिल गया। गैरसैंण प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। सोमवार को इसे लेकर शासन ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 4 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2020-21 का बजट पेश करने के बाद अंत में गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी। इस दौरान सीएम रावत ने क्या कुछ कहा, साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी बताते हैं। फिर एक ऐतिहासिक दिवस है। जैसे गैरसैंण में 3 या 4 मार्च को हमने 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें, चाहे पत्रकार हों, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी उस निर्णय पर बहुत बधाई दी थी। तो आज मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन सब की इच्छा आज पूर्ण हो चुकी है। उत्तराखंड में निश्चित रूप से एक ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी से सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं, चिंतित भी हैं, तो उसमें ये खबर उनको सुकून देगी। गैरसैंण बनी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर आदेश जारी। सीएम त्रिवेंद्र ने जनता से निभाया चुनावी वादा। राज्यपाल ने ग्रीष्मकालीन राजधानी पर लगाई मोहर। उत्तराखंड को जनभावनाओं की राजधानी मिली। 4 मार्च 2020 को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की हुई थी घोषणा। अब 8 जून को हुआ आदेश जारी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां बनी। गैरसैंण के राजधानी बनने से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास पकड़ेगा जोर। इतिहास पर एक नजर। बता दें, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज की नहीं है, बल्कि 60 के दशक में पहली बार इसे स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई गई थी। ये मांग पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने उठाई थी। यही वजह रही कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उस दौर में गैरसैंण को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखा था। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संदिग्ध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें अब कोरोना वॉरियर्स भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। उत्तराखंड प्रदेश में उत्तराखंड पुलिस का जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मैंगलोर कस्बा चौकी में तैनात पुलिस का जवान को बुखार की शिकायत आई थी। 4 जून को जवान का सैंपल लिया गया था, जिसके बाद रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। उसके बाद पूरी चौकी को सीज कर दिया गया है। तो वहीं चौकी में तैनात सभी को, सिपाही और दरोगा को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों के सैंपल को भी जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस पॉजिटिव पुलिसकर्मी की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच कर रही है। पुलिस कोरोना पॉजिटिव सिपाही के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच करने में जुट गई है। चौकी में एक कांस्टेबल हैं, वो पॉजिटिव आए हैं और वो ऑन ड्यूटी हैं
और ऑन ड्यूटी पॉजिटिव आए हैं। तो हम लोग के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पहले हमारी एक नर्स आई, फिर एक लैब टेक्नीशियन आया, अब पुलिस आ गया, आगे और भी लोग हम आएंगे क्योंकि सब लोग आगे आके काम कर रहे हैं, तो उनका देखभाल हो रही है। वैसे उनको कोई सिम्टम है नहीं, उनको पहले बुखार की शिकायत थी, पर आज की तारीख में उनको बुखार नहीं है, सो दैट इज़ अ गुड साइन। तो उनकी देखरेख हो रही है, कोई चिंता की कोई बात नहीं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस जैसी महामारी का मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसकी चपेट में जो कोरोना योद्धा हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही मामला मंगलोर थाना के क्षेत्र में आया है। मंगलोर कस्बे पुलिस चौकी में तैनात एक सिपाही को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हम इस वक्त कस्बा चौकी में खड़े हैं। जैसे कि देखा जा सकता है, कस्बा चौकी है। वो जो पुलिसकर्मी जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो इसी चौकी में तैनात था और इस चौकी को बंद कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है। और एक पोस्टर भी चिपका दिया गया है यहाँ, जिसमें लिखा है कि सभी फरियादों से निवेदन है कि वे अपनी समस्या हेतु थाने में ही संपर्क करें। अब जो पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जाँच की जा रही है। ओके न्यूज़ भी आपसे निवेदन करता है कि इस महामारी से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने तथा आम जनमानस को संक्रमण से बचाने और उसके उपाय के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में जनपद स्तर पर गठित प्रचार प्रसार टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां के स्थानीय लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है, जिसमें 2 गज की दूरी, फेस कवर तथा हाथ धोने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। स्थानीय लोगों को जानकारी देने के साथ साथ कोरोना वायरस को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है, जिसके चलते प्रचार प्रसार टीमों द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है, जहां लगातार गांव और शहरों में छिड़काव करके सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चमोली जिले के नंदप्रयाग में वहां की चेयरमैन डॉक्टर हिमानी पिछले माह से लगातार पेड़ लगा रही हैं। उन्होंने इसको अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। उनका कहना है कि जब तक कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हो जाता तब तक नगर को स्वच्छ रखने के लिए सैनिटाइज करने के साथ ही वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल की जाएगी। नंदप्रयाग के निकट विगत कुछ साल में ग्रामीण महिलाओं और सामाजिक लोगों ने मुहिम के तहत एक वन भी तैयार किया है। पर्यावरण बचाने की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम वहां की चेयरमैन कर रही हैं। उन्होंने वृक्षारोपण किया और साथ में नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों ने साफ सफाई की। और उस दिन हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया कि कोरोना वायरस का संक्रमण जब तक है तब तक हम प्रत्येक दिन एक एक वृक्ष लगाएंगे और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सचिव प्रीति सुदान ने भारत के जिलों में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केसों पर चिंता व्यक्त करते हुए 38 जनपदों के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर कोरोना संक्रमण रोकने के निर्देश दिए। बता दें कि इन 38 जनपदों में नैनीताल जनपद भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरों में घनी आबादी होती है और शहरी क्षेत्रों में लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आबादी होती है, इसलिए घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करें। साथ ही इस दौरान सीडीओ विनीत कुमार, एमडी केएमवीएम रोहित कुमार मीणा, नगर आयुक्त सीएस मतोलिया समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के फैसले के बाद 2 माह बाद मंदिरों और गुरुद्वारों का द्वार खुले हैं, जिसको लेकर सुबह मंदिरों में नियमों का पूरी तरह से पालन की बात कहते हुए पुजारी ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार श्रद्धालुओं से मंदिर आने की अपील की। 2 महीने से जो कोरोना महामारी से जो हम लोग इस महामारी से जूझ रहे थे और इसके बावजूद अब मंदिर के पट खुल गए हैं और जिससे कि अब दर्शनार्थियों से हमारा अनुरोध है कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। 2015 के बाद अब 2020 में 5 साल बाद हाथियों की गणना की कवायद शुरू हो चुकी है। यह गणना 3 चरणों में उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों सहित
कार्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व में की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर ढकाते ने बताया कि हाथियों की गणना के लिए पहली बार प्रदेश के कई वन प्रभागों में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स के 15 ड्रोन की भी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि मानव हाथी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए वॉलंटियर विलेज फॉरेस्ट फोर्स का भी गठन किया जा रहा है। वहीं हाथियों की गणना के दौरान उनके वास स्थल एवं संवेदनशील गांवों को भी चिन्हीकरण किया जाएगा। 2015 के बाद 2020 में 5 साल बाद ये उत्तराखंड में हाथियों की गणना की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से 3 चरणों में ये गणना पूर्ण की जानी है। 6, 7 और 8 जून को 2020 को ये गणना होनी है और उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों में और साथ ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व में ये गणना की जानी है। जो क्षेत्र है हमारे, ये मानव और हाथी के जो क्षेत्र है, इसमें दोनों ओवरलैपिंग क्षेत्र है। तो एक जो मानव वन्य जो संघर्ष की हमारा एक प्लान बन रहा है, उसके लिए जो है इस गणना की आवश्यकता भी है कि इनकी संख्या, इनके वास्तल, संवेदनशील क्षेत्र कौन से गांव है। एक विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी हम लोगों ने बनाई है। तो एक एकीकृत योजना हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी संख्या, हाथियों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है वर्तमान में, उसकी जानने की आवश्यकता है। तो उसको ही दृष्टिगत ये गणना की जा रही है। इसमें पहली बार हम लोग ड्रोन के माध्यम से हाथियों की गणना करने जा रहे हैं। उत्तराखंड चारधाम के कपाट खुले करीब 1 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई है, जिसकी मुख्य वजह वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन है। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अब 8 जून के बाद धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। यही नहीं, चारधाम यात्रा को चलाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। लेकिन इस बार चारधाम यात्रा पर कोरोना वायरस के साथ ही अब मानसून का भी ग्रहण लगने वाला है। आखिर क्या है वास्तविकता, इस रिपोर्ट में देखिए। चारधाम की यात्रा शुरू होने पर संशय बरकरार। कोरोना के साथ लग सकता है मानसून का ग्रहण। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार कर रही है तैयारी। हर सीजन चारधाम यात्रा शुरू होने से करीब 2 महीने पहले से ही राज्य सरकार व्यवस्थाओं में जुट जाता था। लेकिन इस सीजन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते सिर्फ और सिर्फ चारधाम के कपाट तो खोले गए, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू नहीं की गई। लेकिन अब चारधाम यात्रा को 8 जून से शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने तो मन बना लिया, लेकिन अब तीर्थ पुरोहित इसके पक्ष में नहीं है। ऐसे में अब इस सीजन चारधाम की यात्रा पर संकट के कई बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा का बीत रहा है पीक समय। उत्तराखंड चारधाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि यह चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिहाज से पीक समय होता है। और ये वही समय होता है जब चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इसके बाद फिर मानसून सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या बेहद कम हो जाती है। यही नहीं, मानसून सीजन के बाद यानी सितंबर, अक्टूबर महीने में एक बार फिर से चारधाम की यात्रा थोड़ी रफ्तार जरूर पकड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर चारधाम के कपाट बंद होने का समय आ जाता है। यात्रा की व्यवस्थाओं में जुटा प्रशासन। 8 जून से चारधाम यात्रा शुरू होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मंदिर परिसर में शारीरिक दूरी के लिए 1 मीटर की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। सरकार की सीमित संख्या में धाम की यात्रा शुरू करने की योजना है। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। मंडरा रहे हैं मानसून के बादल। आपको बता दें, इन दिनों में चारधाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाती थी, लेकिन इस सीजन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते चारधाम की यात्रा शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में 8 जून के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाना है, लिहाजा राज्य सरकार चारधाम यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। तीर्थ पुरोहितों से होगी वार्ता। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि
जब जो तीर्थ पुरोहित अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है और उनको लगता है कि अभी इस समय इसको किया जाना समझता हूँ उचित नहीं होगा, तो उसी हिसाब से सरकार से वार्ता के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब तो हर वर्षीय बरसात भी आती है और इस समय तो आपने देखा कि ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में 4-5 महीने से आप देख रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन है, सारे स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, मंदिर मस्जिद बंद हैं। ऐसी स्थिति में ये आपात स्थिति में किसी भी निर्णय को लेने के पीछे बहुत गंभीरता है। वहीं डिमरी पुजारी समुदाय के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने बताया कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं और चारधाम आपदा वाली बात है कि लैंडस्लाइड हो तो बिल्कुल ना के बराबर है। जब रेनी सीजन रहता था तो 2 महीने तो ना के बराबर बहुत लिमिटेड यात्री पिछले सालों तक जाते थे और उसके बाद यात्रियों का जो सिलसिला फिर तेजी से बढ़ता था वो सितंबर के बाद बढ़ता था। लेकिन निश्चित तौर पे इस साल दिक्कतें हैं और ना के बराबर लास्ट में भी यात्री चारधाम उत्तराखंड के जो चारधाम है वहाँ जा पाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे में अब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर कोरोना वायरस के साथ साथ मानसून का ग्रहण ना लग जाए, इसके लिए राज्य सरकार क्या रणनीतियां अपनाती है और तीर्थ पुरोहितों को अपने पक्ष में करके कब तक उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या बढ़ेगी कोरोना की रफ्तार? देखिए शाम 5 बजे सूबा बोलेगा में खुल गए द्वार, हम कितने तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनलॉक 1 में रियायतों का दौर शुरू हो गया है। देश भर के कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों में भक्तों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि कई जगहों पर मंदिर मस्जिद खोल दिए गए हैं। लेकिन इस दौरान सावधानी बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के बाद खुले धार्मिक स्थल। देश भर के कई हिस्सों में खुले स्थल। घंटे घड़ियालों की गूंजी आवाज। रियायतों के दौर में सावधानी जरूरी। घंटे घड़ियालों की आवाज, धार्मिक स्थलों पर दिखाई दे रही भीड़, बाबा के दर पर मत्था टेकने के लिए भक्तों की चाहत कुछ कहती है। दरअसल कोरोना काल में महीनों से इंतजार कर रहे भक्तों का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। देश भर के कई हिस्सों में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुल गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में
दर्शन पूजन कर अर्चना की। हालांकि इस दौरान गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन भी बखूबी किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्मस्थल खोले गए हैं। हालांकि प्रतिमा या धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना होगा। एमपी के उज्जैन का महाकाल मंदिर खोल दिया गया है। हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पैड़ी में स्नान कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में ज्यादातर धार्मिक स्थल खुल गए हैं। अहमदाबाद में मंदिर खोले गए हैं। वहीं सोमनाथ मंदिर में सिर्फ स्थानीय लोग ही दर्शन कर सकते हैं। बनासकांठा का अंबाजी मंदिर 12 जून से खोला जाएगा। यहाँ शिफ्ट में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये छूट अभी देश में हर जगह नहीं है। कुछ जगह धीरे धीरे रियायत देने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के शिरडी साईनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस दौरान कोई लापरवाही ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कहां-कहां मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। मथुरा जिला प्रशासन ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी समेत सभी मंदिरों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। पंचकूला का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर भी आज नहीं खुलेगा। मंदिर को 9 जून से खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली में मरघट वाले हनुमान मंदिर को भी आज श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा। महाराष्ट्र के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। झारखंड के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। एमपी के भी कई धार्मिक स्थलों पर ताला अभी लगा रहेगा। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अभी स्थगित ही रहेगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ बाबा का दर भी नहीं खोला जाएगा। बहरहाल धार्मिक स्थलों में घंटे घड़ियालों की गूंज सुनाई देने लगी है, लेकिन धार्मिक स्थल पर जाएं सावधानी के साथ। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि साधना के साथ कोरोना से भी बचना है। क्योंकि कोरोना के कहर की वजह से कई महीने तक मंदिर बंद रहे और अब खुल गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मंदिरों में जनता कितना नियमों का पालन करती है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।